नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्ट्रयश। आयान भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे क्या महागठबंधन फिर उसी मुसीबत में पड़ता जाएगा जिस मुसीबत में वो पिछले बिहार के विधानसभा चुनाव में था, यानी कि सीटों को लेकर सिर फुटौल। और इस बार ये सिर फुटौल और भी ज्यादा होने वाला है। कारण ये कि जहां पिछली बार 3 पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था एक साथ महागठबंधन के अंदर, आज वो बढ़कर 7 होने जा रही हैं। तो क्या इस बार सीटों की खींचतान और ज्यादा होगी? क्या इस बार सीटों की लेनी देनी करनी पड़ रही है? बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इस पूरी चर्चा पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जी। राजकुमार सर, मेरा सीधा सवाल यही है, जहां 3 पार्टियां एक साथ चुनाव ढंग से नहीं लड़ पा रही थी, सीटों को लेकर हर रोज खबरें आ रही थी, वहां अब 7 पार्टियां, और इससे नुकसान तो मुझे लगता है कि जो सबसे मजबूत पार्टी होगी उसी का है। जाहिर सी बात है, ये आरजेडी के लिए नुकसान होगा एक तरह से अगर सीटों पे समझौता करने की बात आई तो। दूसरी बात, ये चुनौती, बड़ी चुनौती है। पार्टियां अगर एक साथ रहें तब भी चुनौती है, ना रहें तब भी चुनौती है। दोनों तरफ से मुसीबत महागठबंधन में देखने को मिल रहा है। दरअसल पिछली बार 3 पार्टियां चुनाव लड़ी थी, लेफ्ट की 3 मिला के एक ही आप मान लीजिए, कांग्रेस थी और आरजेडी थी जी। तो जिसमें कांग्रेस को अप्रत्याशित रूप से 70 सीटें गठबंधन में मिल गई थी। हालांकि परफॉर्मेंस उनका बहुत ख़राब रहा था। और आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी जी। तो आरजेडी हालांकि 75 सीटें जीती तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, जबकि लेफ्ट पार्टियों का भी इनके मुकाबले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। जी। तो इस बार क्या है कि 4 नई पार्टियां जो है शामिल होने को तैयार हैं। वीआईपी जो पिछली बार एनडीए में थी जी। मुकेश सहनी जो हैं, तो वो इस बार पाला बदल चुके हैं। कहा जा रहा है कि हैदराबाद के ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM वो भी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, वो भी गठबंधन में शामिल होकर। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार 2020 में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, अप्रत्याशित रूप से 5 सीटें जीती थी। हालांकि 35-36 सीटों पर लड़े थे वो सीमांचल के जो नेपाल बॉर्डर से सटे इलाके हैं जिसमें मुस्लिम बहुल ज़िले हैं 4-5, तो उनमें उनको बहुत सारी सीटें काम मतलब परसेंटेज तो बहुत मिले थे। 5 सीटें हालांकि जीते, लेकिन ये अलग बात है कि 4 विधायक उनके आरजेडी में शामिल हो गए थे। लेकिन अब क्या है कि अब वो गठबंधन में कहा जा रहा है कि शामिल होंगे। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन है झारखंड में, तो झारखंड में आपने महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ा तो आरजेडी वहाँ पे लड़ी थी, तो अब उसके बदले में आपको जो है दोस्ती निभानी है। तो हेमंत सोरेन भी दावा कर रहे हैं झारखंड में अपनी सीटों की, तो उनको भी देना है आपको। और एक पशुपति पारस भी हैं जो पिछली बार एनडीए के साथ थे, इस बार जो है महागठबंधन में है। तो ये 4 नई पार्टियां, 4 नई चुनौतियां हैं। इसी बीच कहा जा रहा है कि आरजेडी 150 से कम सीटों पे चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस है कि 70 सीट वो बढ़ा के मांगना चाह रही है। 70 सीट लड़े थे तो इससे कम पे लड़ेंगे नहीं। अलग बात है कि उनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा था। तीसरी तरफ मुकेश सहनी, कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को तेजस्वी ने डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया है अगर महागठबंधन जीतता है तो वो कई बार बोल चुके हैं कि वो 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अगर वो वैसे ही लड़ते हैं तो 5 तो विधायक उनके जीते ही थे पिछली बार, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है 10 सीट तो वो भी लेंगे। और रह गई हेमंत सोरेन की बात, तो हेमंत सोरेन ने 16 सीटों पे, जो झारखंड से लगते इलाके हैं बिहार के, वहाँ 16 सीटों पे उन्होंने दावा ठोक दिया है। और ये साथ में धमकी के साथ कि अगर आपने नहीं दिया तो 30 से 35 सीटों पे हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। मतलब ये भी है कि इशारा ये भी दिया है कि कम से कम 12 सीटें हमको चाहिए। तो चुनौती तो है, बहुत बड़ी चुनौती है। जबकि पशुपति पारस कितनी सीटें लेंगे, कितने पे मानेंगे, क्या करेंगे, ये अलग बात है। तो चुनौतियां तो हैं। और एक तरफ ये सीट बंटवारे की चुनौती है, दूसरा आरजेडी की कोशिश है कि अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो जीतें। जी। और
गठबंधन, इन जिन लोगों के साथ बात हो रही है गठबंधन के, ये तमाम वो घटक हैं, अगर इसके साथ नहीं आते हैं इनके साथ, तो अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधे सीधे नुकसान महागठबंधन या यूं कहें कि तेजस्वी यादव को होगा। क्योंकि वो जो इन सब का वोटर, टारगेटेड वोटर जो हैं एक ही हैं, तो इसलिए दोनों तरह से चुनौतियां हैं। गठबंधन ना करें तब भी मुश्किल, और कर रहे हैं तो सामने तो अभी दावे आ ही रहे हैं। दावे आ रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि कांग्रेस को काफी ज्यादा सीटें दी गई, 70 सीटें, जैसा आपने भी बताया। उसके बाद हुआ ये, आरजेडी और महागठबंधन जो है चुनाव हार गया। नीतीश कुमार दोबारा से सरकार में आ गए, जेडीयू पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर के। उसके बाद अंदर ही अंदर जो आरजेडी है उसका गुस्सा फूटना शुरू हुआ, एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया। आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं ने दबी आवाज में यह तक कह दिया कि अगर हमने कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं दी होती तो हम अपने उम्मीदवार उतारते, वहां जीतते और सरकार बना ले जाते। लेकिन इस बार हेमंत सोरेन घुस रहे हैं, एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी अपने नेताओं को उतारने की बात कर रहे हैं। ओवैसी तो ऐसे नेता हैं जिनको टिकट भी दिया गया, उनके नेताओं को चुनाव भी जीते, लेकिन उनके जो विधायक थे वो बागी हो गए। तो ये सारी चीजें क्या समीकरण बना रही हैं? मतलब क्या फिर से यही होने वाला है कि भाई फिर से एक बार वही हाल होगा जो पिछले बार हुआ था, और इस बार दबे आवाज में नहीं, खुल करके एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है समझौते पे आएंगे। मुश्किल सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी के बीच में होगी। वो इसलिए कि अब कांग्रेस का क्या है कि वो बड़ा रोल प्ले करना चाहती है। पहले शुरुआत में जब कन्हैया कुमार तो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, राहुल गांधी जा रहे थे, दौरे किया उन्होंने, 5-6 दौरे किए, लेकिन एक बार भी न लालू यादव से मिले, न तेजस्वी यादव से मिले, न गठबंधन पे कोई चर्चा हुई। तो ये कांग्रेस ने ये तमाम वो अपने हथकंडे अपनाए कि संदेश दिया कि भाई मैं पूरे प्रदेश में मुझे लड़ना है। ये तमाम उस चीज़ का हिस्सा है कि बार्गेनिंग में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर दावेदारी ठोक सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस की स्थिति बिहार में बहुत कमज़ोर है। अगर उसने 19 सीटें जीती भी तो वो भी आरजेडी के कंधे पे सवार होके, आरजेडी के वोटरों की वजह से जीती, क्योंकि कांग्रेस का तो कोई कैडर है नहीं, ढूंढे से नहीं मिलता है। जो इक्का दुक्का 2-4 नेता बच गए हैं वो अपने व्यक्तिगत क्या नाम है वो छवि की वजह से जो है, और जो उनका अपना जो लोगों के बीच में पहचान है उसकी वजह से वो जाने जाते हैं, या गाहे बगाहे गलती से जो जीत जाते हैं। तो अब समस्या मुझे लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में फंसेगी, और कहा जा रहा है कि 150 से कम सीटों पे तेजस्वी लड़ने को तैयार नहीं है, और कांग्रेस 70 से कम पे आने को तैयार नहीं है। तो उसे भी संदेश देना है कि भाई अपने वोटरों को कि भाई हम चाहे अपना जो केंद्रीय कमान है, राहुल गांधी वो खुद ही चाह रहे हैं कि हम बड़ा रोल प्ले करेंगे, हम अब जो है बड़े भाई की भूमिका में निभाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक लंबा सफ़र तय करना है, कार्यकर्ताओं को अपने कैडर को जो है तैयार करना है। कांग्रेस सेवा दल को अब ढूंढे जा रहे हैं, भूले बिसरे कांग्रेसियों को ढूंढने का अभियान बिहार में चलाया जा रहा है। महिला कांग्रेस को जो है रिवाइव किया जा रहा है, तो कोशिश की जा रही है। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत ये है कि वो उस समय 70 सीट अब किस तरह से मिल गया, क्या मजबूरी थी आरजेडी की, अब तो वही जाने। लेकिन वो 70 सीटें मुझे लगता है कि नहीं दी होती, उसकी जगह 20-25 सीटें इन लोगों ने दिया होता तो शायद मुख्यमंत्री बन जाते तेजस्वी यादव, सरकार आरजेडी की बन जा सकती थी। और ये चर्चा अभी पिछले चुनाव से लेकर इस चुनाव में भी चल रही है, और यही हवाला देकर आरजेडी भी मनोवैज्ञानिक दबाव कांग्रेस पे बनाना चाह रही है। लेकिन राजकुमार जी, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से ये सब चीज़ों को समझाया, लेकिन मुझे ओवैसी पर ज़रा सा वो हो रहा है कि भाई इनको कहाँ से मोटिवेशन मिल रही है? पिछले बार तो जब विधायक इनके बागी हुए थे तो इन्होंने क्या क्या आरोप नहीं लगा दिए थे कि खरीद लिया गया, आरजेडी जो है मतलब विधायकों को तोड़ रही है, कई सारे आरोप लगाए थे। तो इस बार फिर से आप उन्हीं के साथ जाकर के मिल रहे हैं, क्या इस बार उनको खतरा नहीं है कि भाई फिर से विधायक जीत जाए, फिर से बागी हो जाए? नहीं, देखिए, जो ओवैसी को पता है कि उनका वोटर मुस्लिम वोटर, बेसिकली उनका मुस्लिम वोटर है, और जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां उनकी पार्टी जीतती है। जहां 40% से ज़्यादा मुसलमान हैं वो एक मुश्त वोट करते हैं, और यही वजह है कि एकदम से 5 विधायक उनके जीत गए।
और अगर 5 जीते तो इस बार वो 10 ले जाएंगे। तो उनको उससे पता नहीं कि कौन आया कौन चला गया। और वो चूंकि जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो सब ओवैसी के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं और इस बात पे चुनाव लड़ते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है। तो वो कैंडिडेट खड़े होते हैं, उस चेहरा ओवैसी का ही होता है, जैसे बीजेपी में मोदी का चेहरा होता है। चुनाव कहीं भी लड़ा जाए, किसी के चेहरे पर कहीं भी लड़ा जाए, लेकिन चेहरा मोदी का होता है। उसी तरह से देश में कहीं भी MIM चुनाव लड़े तो पार्टी का नाम तो बहुत सारे ऐसे वोटर भी नहीं जानते होंगे, लेकिन ओवैसी का चेहरा, ओवैसी का नाम सब जानते हैं। तो उन्हीं के नाम पे लड़ रहे हैं। अगर वो 5 जीते हैं तो 10 सीटों पे तो दावा ठोकेंगे, क्योंकि वो दिखाएंगे, उनके पास दिखाने के लिए है कि भाई 35-36 सीटों पे लड़े थे तो उनको चाहिए। और रह गई बात हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन ने भी जब झारखंड विधानसभा चुनाव हुए थे तो 12 सीटों पर दावा ठोका था, 15 सीटों पर RJD ने, तो उनको 6 सीटें मिली थी और 6 में से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 5 सीटें RJD जीत गई। और जीत इसलिए गई कि वहाँ भी जो है हेमंत सोरेन का साथ का फ़ायदा मिला पार्टी को, गठबंधन महागठबंधन का, और पार्टी सत्ता में है तो गठबंधन वहाँ है। अब वही धर्म निभाने के लिए यहाँ पे हेमंत सोरेन कह रहे हैं। तो हो सकता है शायद जितनी सीटें RJD को मिली झारखंड में, उतनी सीटें बिहार में वो दे RJD उनको। या अगर सीटों के लिहाज से देखा जाए तो 70 विधानसभा सीटें बहुत, उसके लिहाज से तो 243 सीटें बहुत बड़ा राज्य है। तो उसके परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वो 16 सीटें ठीक ही मांगे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाँ 5-6 सीटें, जितनी सीटें इनको मिली थी उतनी सीटें वो दे सकते हैं उनको। लेकिन वही पेज फंसेगा, वास्तविक पेज फंसेगा कांग्रेस के साथ, और दूसरा VIP मुकेश सहनी के साथ। लेकिन बात यहाँ पर छोटा सा जवाब मैं आपसे NDA के ऊपर भी लेना चाहूंगा, क्योंकि जब सीट बंटवारे के ऊपर बात हो रही है तो NDA की तरफ से भी चिराग पासवान के तेवर जो है थोड़े से गर्म जरूर है। इधर नीतीश कुमार जो है वो भी CM पद से नीचे वो समझौता करने वाले नहीं है। क्या NDA के अंदर भी आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे सीटों की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जीतन राम मांझी ने भी एक सख्त तेवर जरूर दिखाया है कुछ दिनों पहले, तो क्या NDA के अंदर भी खींचतान जो है होने वाली है? भले ही सामने अभी नहीं आ रही है, जिस तरीके से RJD के सामने आ जा रही है, NDA जो है सामने नहीं आने दे रही है। देखिए ये चीज़ें तो होती हैं, हर आदमी ये दाव अपना चाहता है कि दावा ठोकता है। और शायद चिराग पासवान इसीलिए बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि उनके प्रेजेंट भी ऐसे ही किया जा रहा है। संजय पासवान का आज ही बयान आया है कि चिराग पासवान चेहरा होंगे। वैसे भी NDA की एक नीति है, देखेंगे आप मध्य प्रदेश चाहे छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में चुनाव लड़े, चाहे गुजरात में चुनाव लड़े, तो वहाँ पे जो 3-4 बड़े नेता हैं पार्टी के, तो उसके क्षेत्र में जाने के बाद पार्टी के केंद्रीय जो नेतृत्व था, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों या नड्डा जी हों, प्रचार करने जाते थे तो बोलते कि आप ही के क्षेत्र के आदमी को जो है बड़ी भूमिका मिलेगी। तो ये बड़ी भूमिका का मतलब सीधे लोग मुख्यमंत्री मान लेते हैं। तो ये चीज़ें ये बिहार में भी है कि NDA के दल का हर पार्टी का नेता ये संदेश अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटरों को देना चाहता है कि बड़ी भूमिका मुझे मिलेगी। अब चूंकि चिराग पासवान की पार्टी ने पिछली बार विधानसभा में बहुत खराब प्रदर्शन किया था, सिर्फ 1 सीटें जीती थी, तो उसके लिहाज से तो इनकी दावेदारी कमज़ोर है। लेकिन लोकसभा में देखें तो 7 की 7 सीटें जीत गए थे ये लोग, तो इनकी दावेदारी मजबूत बनती है लोकसभा के हिसाब से। लेकिन विधानसभा में हालांकि ये वहाँ संगठन NDA का, BJP का जो है वो बहुत मजबूत तरीके से है और वो लोग मैनेजमेंट बहुत ज़ोरदार तरीके से करते हैं। तो वो मैनेजमेंट है जो भले भीतर जो चल रहा हो खींचतान, वो बाहर निकल के नहीं आ रहा है। वो निर्देश होंगे कि सार्वजनिक मंच पे आपको ना बोलना है, ना आपको इस चीज़ें दिखानी है। मुझे लगता है कि भीतर खाने सब तय हो गया है और उतना हमें खींचतान देखने को नहीं मिलेगा जितना महागठबंधन में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। खैर, सीटों पर क्या खींचतान होगी, क्या सिर्फ फुटोवल होगा, ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। सभी पार्टियां चाहती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, सभी पार्टियां चाहती हैं उनका उम्मीदवार जीते, सभी पार्टियां चाहती हैं कि गठबंधन के अंदर उनका जो वर्चस्व है वो थोड़ा ऊंचा रहे, कायम रहे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, जाहिर सी बात है वो कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त है कांग्रेस।
तो जाहिर सी बात है कि वो चाहे कि उनको बिहार के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, चाहे उनका जो जनाधार है वो बिहार के अंदर हो ना हो। मगर राहुल गांधी भी हाथ पैर मार रहे हैं, अभी आने वाले दिनों में नालंदा में भी रैली करने वाले हैं। लेकिन बीजेपी जो है वो भी ये दावा करती है कि राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ आती नहीं है, इसीलिए वो रोड शोज पे ज्यादा यकीन रखते हैं, इसलिए वो यात्राओं पे ज्यादा यकीन रखते हैं। तो अब देखना होगा कि यात्रा जो है राहुल गांधी बिहार के अंदर भी करते हैं या नहीं, और यात्रा करने के एक्सपर्ट प्रशांत किशोर ये कितना दूसरों के गेम को खराब करते हैं, वोट कितना काटते हैं, सीटें कितनी जीतते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरी चर्चा में विस्तार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। आप इस पूरी चर्चा पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।